हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो आज का हमारा टॉपिक है आप लोगों की क्लास 10th में पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिस्ट्री में। तो इस टॉपिक को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इस टॉपिक में जितने भी पॉइंट बनते हैं, जो भी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम से इस सब चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे और हम आपको एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अपने कॉपी कलम रेडी रखिए, क्योंकि आप लोग जानते ही हो आप लोगों को नोट्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि नोट अगर आप लोगों का तैयार रहेगा तो आपको क्लास ख़त्म होने के बाद रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी और नोट से आप लोगों की बहुत ज़्यादा सहायता हो सकती है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें हम लोग सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत जितनी भी बातें हैं, जितने भी सारे पॉइंट हैं, उन सभी पॉइंट को हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया को सिंपली ऐसे समझा जा सकता है कि जब कोई दो पदार्थ है, जो दो पदार्थ जब अभिक्रिया करती है, या कोई एक पदार्थ अभिक्रिया करके स्वयं अकेले ही अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करती है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग कैसे वाटर कैसे बनता है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे H+। तो दोस्तों, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो दोस्तों हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे H2+O2 मिलाकर क्या बनाता है, H2+O2 मिलाकर क्या बनाता है, H2O, यानी क्या होता है, ये हमारा पानी, जल जिसको बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण इससे अलग हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है, और ये दोनों जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे H2O यानी जल का निर्माण करता है। तो दोस्तों, इसका क्या हो गया, गुण जो है, इससे इसका जो गुण है, जल जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और ये जो है ये गैसियस फॉर्म में है। तो जो इसका गुण है, ये तो जल हो गया और ये गैस हो गया, तो इसका गुण इससे अलग हुआ। तो आप क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा रासायनिक अभिक्रिया की, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण इससे अलग हो या भिन्न हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो दोस्तों, ये तो दो पदार्थ मिलके एक पदार्थ बनाया। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर हम गर्म करते हैं, इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये दो भागों में टूटता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो ये दो चीज़ बनाता है। पहला तो आपका ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, पहला क्या बनाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा क्या बनाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा आपका क्या बनाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ये गैसियस फॉर्म में यानी वाष्पित हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पदार्थ अकेले हैं और स्वयं में ही अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण इससे भिन्न है। तो जैसे ये क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म किए तो वो दो भागों में बट गया, एक कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और दूसरा क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, H2O बनाया, जिसको हम जल बोलते हैं। तो इसका गुण इससे अलग है, इसका गुण इससे अलग है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। हमारा क्या हो गया, ये रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग अगर नोट करते जाते हैं तो आप लोग के लिए बेहतर होगा, आप लोग के लिए वो आपका सेल्फ स्टडी के लिए बेहतर होगा। तो ये हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया बहुत कॉमन सी चीज़ है। उसके बाद आता है अभिकारक और प्रतिकारक।
अभिकारक या उसी का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, प्रतिकारक। इसको हम लोग प्रतिकारक कहते हैं। तो चलिए हम लोग अभिकारक या प्रतिकारक को समझते हैं। अभिकारक क्या होता है? तो जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें दो चीज बनता है। एक बनता है हमारा अभिकारक जिसको हम प्रतिकारक बोलते हैं, और दूसरा हमारा क्या बनता है, प्रतिफल, जिसको हम लोग उत्पाद भी कहते हैं। तो अभिकारक क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है और अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक या प्रतिकारक बोलते हैं। एग्जाम्पल से आप लोग बेहतर समझिएगा। मान लीजिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये अभिक्रिया करके H2O बनाया। तो ये जो पदार्थ है जो अभिक्रिया किया, जिससे जो अभिक्रिया में भाग लिया, तब ना नया पदार्थ बना। ये जो पदार्थ है जो अभिक्रिया किया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अभिकारक या प्रतिकारक बोलते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तो इसका परिभाषा लिखेंगे कि वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक या प्रतिकारक बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है दोस्तों उत्पाद या प्रतिफल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद या प्रतिफल। तो जैसे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हमारा वाटर बना, H2O बना। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बना वो क्या हो गया हमारा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हमारा हो गया उत्पाद, ये हमारा उत्पाद या क्या हो गया, प्रतिफल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद या प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इसका डिफिनेशन लिखिएगा आप लोग। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराए तो H2O बना, तो ये नया पदार्थ हुआ। इसका गुण इससे अलग है। इसमें ये बात जरूर लिखिएगा दोस्तों कि जैसे आप लोग रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा लिखिएगा तो उसमें एक बात जरूर लिखिएगा कि कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण उससे अलग होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अभिकारक क्या हो गया, तो वैसी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक या प्रतिकारक। कहीं कहीं आपको प्रतिकारक देखने को मिल सकता है, इसीलिए इसका दो नाम है, या अभिकारक या कहीं कहीं प्रतिकारक यूज होता है। तो तीसरा आ जाता है हमारा प्रतिफल या उत्पाद। तो प्रतिफल और उत्पाद क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, जैसे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बना उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद या प्रतिफल। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इससे ऑब्जेक्टिव में आपको ढेर सारा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन जितना भी होता है, उसका कुछ ना कुछ विशेषता होता है। उसमें जितनी भी विशेषताएं हैं रासायनिक अभिक्रिया में, उन सबको हम लोग 5 भागों में बांटे हैं। उन सबको कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। जिसमें पहला आता है गैस की उत्पत्ति, दूसरा होता है अवक्षेप का बनना, तीसरा होता है रंग परिवर्तन, चौथा होता है ताप में परिवर्तन, और 5वां होता है आपका अवस्था में परिवर्तन। उसके बाद हम लोग किस पे आते हैं, रासायनिक समीकरण पे आते हैं। तो चलिए दोस्तों इन 5 विशेषताओं को हम लोग डिटेल में और अच्छे से समझते हैं। तो पहला क्या होता है, गैस की उत्पत्ति। कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद गैस बनता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया होता है उसके बाद गैस की उत्पत्ति उसमें होती है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल्स यहाँ समझते हैं, जैसे H2SO4 एक अम्ल है। जब कोई अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करे, यानी ये अम्ल है और ये जिंक क्या है, धातु है। जब कोई अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो वो 2 चीज बनाता है, एक ZnSO4 लवण बनाता है और दूसरा हमारा क्या बनाता है, H2। तो यहाँ पे आप इस समीकरण में देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे गैस का निर्माण हुआ। जैसे इसमें कहता है कि गैस की उत्पत्ति, तो जैसे कि H2SO4 अम्ल जो है जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये क्या होता है, देखिए दोस्तों अभिक्रिया, ये जो एरो का साइन आप लोग देख रहे हैं, ये तीर का साइन आप लोग देख रहे हैं, ये क्या दर्शाता है, ये जो है ये अभिक्रिया को दर्शाता है, यानी इस अभिकारक में
अभिक्रिया हुआ। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये दिखाता है कि इन दोनों में अभिक्रिया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अम्ल और धातु अभिक्रिया करके क्या बनाया, लवण और गैस। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति भी होती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या होता है, अवक्षेप। अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या है, तो अवक्षेप एक समझ सकते हो मतलब व्हाइट कलर का होता है और ये ठोस पदार्थ के रूप में होता है अवक्षेप। जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, और इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं। यहाँ पे आराम से समझिएगा दोस्तों, अवक्षेप का बनना। इसका एक एग्जांपल है ये कि जैसे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करती है, तो ये क्या बनाती है, अवक्षेप बनाती है, जो कि क्या होता है दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया में जो है विलयन जो होता है, सॉल्यूशन जो होता है उसमें से अलग हो जाता है। ये जो अवक्षेप है आप लोग देखिएगा, एक वाइट कलर का दही टाइप का बन जाता है, फेन जिसको आप लोग देसी भाषा में समझ सकते हो, वो अवक्षेप हुआ। अवक्षेप अगर आप लोग सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो आप देखिएगा कि उसमें से जो उसका जो घोल होता है उसमें से एक वाइट कलर का और झाग टाइप का उसमें से पृथक हो जाता है, यानी अलग हो जाता है। तो उसको हम लोग कैसे होता है समीकरण, NaCO3 प्लस AgCl हो गया दोस्तों। उसके बाद तीसरा आता है रंग परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, ये दोस्तों तीसरा विशेषता क्या है कि अभिक्रिया में हम लोग देखते हैं रंग में परिवर्तन। जैसे कभी कभी अभिक्रिया होती है तो उसमें रंग में भी परिवर्तन होती है। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट होता है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट किसी जल में घुला हुआ है, जैसे पानी है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट अगर आप घोल दीजिएगा तो उसका जो कलर होता है वो बैगनी कलर का हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट को जब किसी पानी में आप घोलिएगा, किसी जल में आप घोलिएगा तो उसका जो विलयन बनता है, जो घोल बनता है वो बैगनी कलर का होता है। और अगर आप रंग में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो बस आप उसमें 2-4 बूंद नींबू का रस गिरा दीजिएगा, तो आप उसमें देखिएगा कि रंग जो है बैगनी कलर जो है वो धीरे 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 गायब हो जाता है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन होता है। और चौथा आता है, चौथा पॉइंट है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, ये दोस्तों आप लोग कभी कभी गांव ग्राम में देखते होंगे कि पहले तो मिट्टी का घर होता था गांव सब में, अब तो उतना नहीं है, फिर भी अभी भी बहुत सारा मिट्टी का घर है। उसमें आप देखते होंगे कि पहले के ज़माने में और अभी भी बहुत लोग करते हैं, एक मार्केट में पैकेट में चूना मिलता है, उस चूने को क्या करते थे हम लोग, पानी भर के बाल्टी में और उसमें चूना डालते थे। तो जैसे आप चूना डालते थे उसमें, तो आप उसमें देखते होंगे कि एक बुलबुला सा खौलता हुआ, मतलब आपको उष्मा टाइप का बहुत ही तीव्र गति से मतलब आपको महसूस होगा कि मतलब एक भाप टाइप का निकलता था, जिससे वो मतलब वो भाप टाइप का निकलता था, जिसमें बहुत सारा ताप, बहुत सारी गर्मी होती थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल उसी से आप समझ सकते हैं। जैसे कि CaO कली चूना जो होता है, CaO किसका नाम है, कली चूना का। CaO को जब पानी में मिलाया जाता है, जब कली चूना को जो हम लोग मार्केट में मिलता है वो पेंट उंट करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो कली चूना होता है। उसको जब हम पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। जब वो पानी में घुलता है तो क्या होता है, बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। उसके बाद उसके साथ साथ हम लोग को क्या मिलता है, उष्मा जो होता है उससे निकलती है। जैसे ही आप चूने को पानी में या कली चूना को आप पानी में डालिएगा तो आपको उसमें बुझा हुआ चूना और जो है एक वाष्प या भाप आपको निकलेगी, जो उष्मा होता है जिसमें। और पांचवा पॉइंट हो गया आपका अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन दोस्तों कॉमनली आप समझ सकते हो कि जब किसी मोमबत्ती को जलाते हैं, जब कोई नई मोमबत्ती हम लोग जलाते हैं तो उसमें आपको 2 चीज़ देखने को मिलती है। एक आपको मिलती है कि वो सफ़ेद रंग का जो है वो पिघल के उसका अवस्था बदल जाता है, वो एक जगह जमा हो जाता है। और दूसरा जो उसके अंदर लौ होती है, उसके अंदर जो बत्ती होती है वो वाष्प के रूप में उड़ जाती है जल के। तो ये हो गया आपका अवस्था में परिवर्तन। ये हम लोग अपनी डेली लाइफ में ये सब चीज़ देख सकते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको अच्छे से अच्छी कंटेंट हम प्रोवाइड करा सकें। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण। दोस्तों यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग।
अब जो आ रहा है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे चैप्टर इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपके 2 नंबर में, जिसका नाम है, इसमें हम स्टार लगा देते हैं, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जब कोई भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करता है, तो जैसे उस अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेता है उसका कुछ ना कुछ सांकेतिक नाम है। जैसे जल को क्या लिख सकते हैं? H2O। जैसे हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं? H, उसका सांकेतिक नाम है, उसका सूत्र है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है कि कोई भी अभिक्रिया जैसे होता है उसमें अभिकारक और प्रतिफल या उत्पाद होता है। जैसे कि हम लिखते हैं H2 + O2, ये क्या हो गया? H2O। तो हम क्या लिखे? ये तो हो गया हाइड्रोजन, हम इसको हाइड्रोजन, और ये क्या हो गया हमारा? ऑक्सीजन। और ये हमारा क्या हो गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बनता है? जल। ठीक है दोस्तों, इसी चीज को हम इसके सांकेतिक भाषा में लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए हम H2, ऑक्सीजन के लिए O2 और जल के लिए हम लोग H2O बोलते हैं। तो ये जो समीकरण बनता है, इस समीकरण को क्या नाम देते हैं हम लोग? रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, और हाइड्रोजन लेते हैं और ये क्लोरीन लेते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? 2HCl। तो ये क्लोरीन हो गया, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? क्लोरीन। और क्या हो गया? ये हो गया हाइड्रोक्लोराइड। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोराइड। तो आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों, अगर हम रासायनिक समीकरण को उसके सांकेतिक भाषा में, अगर हम इस चीज़ को उसके सांकेतिक भाषा में नहीं लिखते तो दोस्तों कितना हमारा टाइम वेस्ट होता और कितना लेंदी प्रोसेस होता, कितना लंबा प्रोसेस होता। इसीलिए रासायनिक समीकरण का जन्म हुआ कि कोई भी 2 पदार्थ है उसका अभिक्रिया कराते हैं, नया पदार्थ बनता है, तो उन सब चीज़ को हम लोग जिस इक्वेशन में लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक इक्वेशन बोलते हैं। जितने भी पदार्थ है दुनिया में, सबका एक ना एक सांकेतिक भाषा है। जैसे हाइड्रोजन के लिए H है, लिथियम के लिए L है, ये नाइट्रोजन के लिए N है। तो जितने भी तत्व हैं दुनिया में, सबका कोई ना कोई सांकेतिक नाम है। तो केमिकल इक्वेशन जो है रासायनिक समीकरण है, जिसको हम इस मेथड से समीकरण के रूप में लिखते हैं। किसी भी तत्व का या किसी भी पदार्थ का नाम हम उसके सांकेतिक रूप में लिखते हैं, उसी समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी हम आगे भी पार्ट 2 लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, और इसके आगे जो है हम लोग समझेंगे कि हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे रासायनिक समीकरण है उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक के लिए इतना ही। आप लोग अगर नोट किए हो तो रिवाइज करते रहिएगा। और दोस्तों हम गैस पेपर भी लेके बहुत जल्दी आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब इस चैप्टर रिलेटेड हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं, केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। तो चलिए, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग रिवाइज करते रहिए। बाय।